CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, नानी याद दिला देने वाला लेकिन मार्क्स गेन कराने वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे बेहतरीन टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तो मैं हर बार वीडियो के अंदर बोलता ही हूँ कि आपको इस टॉपिक के लिए बेसिक आना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको ये बोलूँगा, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक टर्म्स ज़रूर आनी चाहिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इसके पॉइंट हैं अपने आप में कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। COCl6 कितना चार्ज है इसके ऊपर? 3 नेगेटिव। ये CO नहीं है, सॉरी, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ कितने Cl लगे हुए हैं? 6। और जब ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब भी 6 लाइगेंड होते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रख के एक स्टार बनाया जाता है ऐसे। ठीक, कितने Cl लगा दिए मैंने यहाँ पर? 6। तो ये CFT बोलती है कि आपका जो लाइगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको आप ऐसे लगाइए। अगर आपके पास ऐसा लाइगेंड आ जाए जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब आप फ्रंट पे किसको रखोगे? हाइड्रोजन को कि नाइट्रोजन को? ये CFT बताती है कि अगर आपके पास 2 एटम एक साथ दिखाई देते हैं या बहुत सारे एटम दिखाई देते हैं, तब उनमें से जो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसको नेगेटिव पोल मानना है, उसको आप लाइगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर NH3 आएगा, ना कि H3N। NH3, बस NH3 टाइम बचाना है, ठीक है। तो CFT का पहला पॉइंट यही है कि अगर आपके पास ऐसा लाइगेंड आ जाए जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तब उस लाइगेंड के अंदर उस एटम को आपको एज ए लाइगेंड समझना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ये एक पॉइंट था। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, वो आपको सुननी पड़ेगी, वो आपकी थ्योरी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। CFT बोलती है कि आपके पास एक कंपाउंड है, एक K4FeCl6। ये 6 लाइगेंड फिर से आ गए। Fe सेंट्रल मेटल एटम है, ये काउंटर आयन है। ठीक, जब आपके पास लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देने के लिए आता है, तो लाइगेंड के लोन पेयर कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में। उन बॉक्सेस में जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाला, इनमें 5 बॉक्स बनते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम ऐसे। जो लाइगेंड के लोन पेयर आते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल्स में आते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ध्यान करो, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26, 1s2 2s2 2p6 करते 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 4s2 तक हम कितने फिल कर चुके होते हैं? 20। लेकिन यहाँ 20 से कितना अबव है? 26, यानी 6 अबव है ना? तो आप लोग यहाँ फिल करोगे, ये ज़रूरी है। पहले 4s फिल किया जाता है, फिर 3d6, फिर 3d का नंबर आता है। 4s2 पहले आता है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। 4s2 तक 20 यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके होते हैं, और 20 से अबव जितना भी जाता है वो सारा डी में जाता है। अब आप इसके ऊपर, ये तो Fe की कंडीशन है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या Fe इस हालत में ही रखा हुआ है इस कंपाउंड के अंदर? नहीं, क्योंकि Fe पर चार्ज हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? x, एक Cl पर एक नेगेटिव, 6 Cl पर 6 नेगेटिव। एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव होता है, 4 पोटेशियम पर 4 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो x निकल के आएगा वो आएगा +2, जो कि मैं मान लूँगा Fe के ऊपर +2 चार्ज है। तो ये है Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 2s2 करते 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 यहाँ से मैंने 4s खाली कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि Fe पर कितना चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। जितना भी चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, निकाल दिए। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले होंगे? ऑफकोर्स यहाँ से 4s2 से, है ना? तो ये तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe2 पॉजिटिव यहाँ रखा हुआ है। ये तो कॉमन है, सबको पता है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर Fe की क्या हालत है, क्या कंडीशन है? ऐसी है, Fe पर 2 पॉजिटिव है, तो मैंने 4s, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये मेरे पास बच गया। ठीक, 3d6। अब क्या होगा? मैं 3d6 को कैसे लिखूँगा? ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 6। तो Cl आ रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। Cl, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो लाइगेंड, Cl इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है, लेकिन Cl के ऊपर चार्ज क्या है? यह Cl क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन।
इन ऑर्बिटल्स में क्या रखे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बेचारा जो Cl है लाइगेंड है वो भी लोन पेयर देने के लिए आ रहा है, तो क्या होगा आपको तो पता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग सेम चीज़, जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्जन काम करता है। तो जब Cl या कोई भी लाइगेंड लोन पेयर देने के लिए आता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में रखे इलेक्ट्रॉन, ये CFT चल रही, सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, दोबारा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये CFT ही बोल रही है जो मैं कह रहा हूँ। जब लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देने के लिए आता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में रखे इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड के लोन पेयर के बीच रिपल्जन चलता है, और उस रिपल्जन की वजह से ये बेचारा डी ऑर्बिटल एनर्जी के दो सेट में टूट जाता है। याद रखना, एनर्जी के दो सेट में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट, टूटना, ऐसे 2 डब्बे ऊपर पहुंच गए, 3 डब्बे नीचे आ गए, ये ऑर्बिटल्स हैं। इसकी कंडेंसेशन ऑर्बिटल्स भी होती है। तो ये 2 बॉक्सेस ऊपर, 2 ऑर्बिटल्स ऊपर, 3 ऑर्बिटल्स नीचे। वैसे तो यही है, ये जो 3 है ना, ये वाले ये हैं, बाकी ये जो 2 हैं ये हैं। ये हादसा कब हुआ? रिपल्जन की वजह से, जो चल रहा था लाइगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ठीक है, तो जब ये इसको देने के लिए आया, ये बेचारा रिपल्जन की वजह से एनर्जी के दो सेट में टूट गया। ये जो 2 बॉक्सेस हैं ना, इनको बोलते हैं Eg और इनको बोलते हैं T2G। T2, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। देखो मैंने ऐसे कैसे याद किया था, T2G कितने बॉक्स बन गए? T2G 3 हो गए, और ये Eg 2 हो गए। ये ट्रिक है एक तरीके से, आप लोगों को याद करा दूं। कभी कोई पूछे भाई T2G में कितने बॉक्स होते हैं? 3 होते हैं। Eg में कितने होते हैं? 2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही हादसा यहाँ हुआ। ये रहा बेचारा, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव था, ये 5 बॉक्सेस थे, लाइगेंड से जो क्लोरीन था आपका लोन पेयर देने के लिए, एनर्जी के दो साइड में टूट गया, Eg और T2G। इन दोनों में कहाँ का फ़र्क है? एनर्जी का। भाई मैंने आपको ये, तो अगर इसकी पूरे की एनर्जी मैं मान लूँ 10 पूरे की, तो वो सिर्फ इतना हुआ कि 6 इसमें, अगर मैं इसको मान लूँ 20, तो बस इतना हुआ है कि 16 इसमें और 4 इसमें, या 12 इसमें, 8 इसमें। भाई 20 तो करनी ही है, इससे थोड़े भाग जाओगे आप दूर। 20 है तो उस तरह डिवाइड कर दो, 8 इस, गलती हो रही है, ये 12 है, ये 8 है। मान रहा हूँ मैं, क्यों इसको एनर्जी कम क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि नीचे है, जो कम एनर्जी वाला होगा उसको नीचे रखना है, जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा उसको ऊपर रखना है। ये ज़्यादा एनर्जी वाला है 12, ये कम एनर्जी वाला है 8। क्लियर हो रहा ना आपको? इसलिए मैंने इसको नीचे रखा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं इसको बता भी दूँ ऐसे, ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज़्यादा है। बट अगर ये पूरी की एनर्जी 20 थी, बस इसको डिवाइड करना है, कभी एक्स्ट्रा पहुंचा दो। क्लियर हो गया आपको? ये एनर्जी के दो सेट हैं। इन एनर्जी के सेट में कहाँ का फ़र्क है? एनर्जी का। एनर्जी का जो डिफरेंस सामने आता है उसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एनर्जी के इन दो सेट में कहाँ का डिफरेंस था? एनर्जी का। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G। Eg और T2G के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसको शो करते हैं डेल्टा से, CFSC को डेल्टा से शो करते हैं, या फिर DQ। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करने हैं, जैसे इसके अंदर फिल करते हैं 1 2 3 4 5, तो इनमें भी फिल होंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, T2G के अंदर अब जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लिखनी है, और Eg के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसके अंदर इतनी एनर्जी लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने कैसे याद किया था, ये क्या बन गया 6, है ना, और वो क्या बन रहा है समझ गए 4। ये मेरी ट्रिक थी, आप लोग अलग, मुझे नहीं पता आप लोग क्या याद करेंगे। मैं तो ऐसे ही कहा था कि इसको ऐसे फिक्स कर दूंगा तो ये 6 बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लिखनी है, और इसमें T2G के केस में, और पर एनर्जी इतनी एनर्जी लिखनी है Eg के केस में। क्लियर? अब आपके पास Fe2 पॉजिटिव था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6।
लिख दिया आपने। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। ये जो आपका कंपाउंड है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इस कंपाउंड की CFS निकालो। जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। इसकी CFS निकालने के लिए पहले मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर मेटल पर चार्ज के अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉन्स खाली कर देना, 5 बॉक्सेस लिखना, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना, फिर उसको स्प्लिट कर देना, EG ऊपर T2G नीचे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि EG के अंदर टोटल कितनी एनर्जी आई। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना काउंट कर रहे थे आप, 0.4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो कितना हो गया टोटल, 1.6। इसकी एनर्जी इतनी, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना काउंट कर रहे थे, 0.6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये हो गया 1.2। कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.4 का। ये आपकी निकल कर आई CFSC। तरीका आ गया आपको। CFSC किसी भी कंपाउंड के दे सकता है, अरबों खरबों कंपाउंड है। मैं तो आपको मेथड पढ़ा सकता हूँ, सारे कंपाउंड नहीं पढ़ा सकता। क्या पता वो Fe की जगह कोबाल्ट दे दे, निकल दे दे, Zn दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन सब में तरीका ये लगता है। ठीक है। तो इसमें पर इलेक्ट्रॉन कितना काउंट किया था आपने, समझ गए, इसमें कितना काउंट किया था, और दोनों का डिफरेंस निकालना, क्योंकि CFSC होती है डिफरेंस EG और T2G के बीच। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक। तो CFSC की आपको डेफिनेशन हो गई। ये आपका मैंने दूसरा कंपाउंड दिया है K4FeCN6। देखो मैंने चेंज कर दिया, K4FeCl6, K4FeCN6। Cl होता है वीक लाइगेंड, जो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराता। Cn होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ये कहता है मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे तो दूंगा, लेकिन पहले तेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग कर। अभी पता लग जाएगा। देखो आपके पास फिर से बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि भैया हमें जो है इसकी पूरे कंपाउंड की CFS से निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका, Fe का Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसे, देखो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख दिया, यही आएगा। K4FeCN6 में जब आप इस मेथड का यूज़ करके चार्ज निकालोगे, +2 ही आएगा। यानी मैं फिर से इसको ऐसे लिखूँगा, मतलब इस कंपाउंड के नीचे जो ये चीज़ लिखी ना मैंने, इस कंपाउंड के नीचे भी यही चीज़ लिखनी है आपको, ये वाली। ठीक। फिर से बॉक्स बनाने हैं, फिर फिल करना है, लेकिन अब थोड़ा सा फिल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये भी पूरा डायग्राम आपको जो होगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ऐसे, ये EG ऊपर और T2G नीचे। मेरे भाई मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, बट तेरे इलेक्ट्रॉन्स पहले पेयर्ड होने चाहिए। Fe बेचारा इस कंडीशन में था ना पहले। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाओ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाओ, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये होती है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की ताकत। तो ये Cn जो है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ठीक। तो फिल करो, 1, ऊपर मत जाना, 1 2 3, ऊपर नहीं जाना, यहीं भरना है, 4 5 6। क्यों, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। क्लोरीन तो बेचारा वीक था, 1 2 3 4 5 6। वीक लाइगेंड ये हरकत नहीं करते, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं। अब आपसे फिर सेम क्वेश्चन, आपको निकाल कर देनी है CFSC। तो इसके लिए क्या काउंट करूँगा, 0.4 इंटू 6, 6 है ना ये, और पर इलेक्ट्रॉन कितना काउंट होता है, 0.4, कितना हो गया 2.4। वेरी गुड। इसके अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो आप क्या करोगे, 0। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.4 का। लो भैया, इस कंपाउंड की CFS से निकल कर आई है कितनी, 2.4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसमें एक चीज़ ऐड कर देना, और कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, +3 पेयर। पेयरिंग एनर्जी ये 7 लगती है इसके। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 पेयर्ड हैं। आ गया। बाकी आप ये लिखो, इससे भी काम चल जाएगा। ये तो इंडिकेशन है कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर मुझे यहाँ पर नज़र आए। ये भी लिख देना, अच्छी बात है, एग्जामिनर में इंप्रेशन जमेगा। ठीक। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इसकी और इसकी, क्योंकि भाई मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग जान पाए, इसकी और इसकी CFS से निकालनी है। क्लियर। ये आपको मुझे बताना है। मैं पहले बता दूं, इसकी CFS से निकल कर, पहले लीक कर रहा हूँ मैं अपना जो है क्वेश्चन चेक कर रहे ना, इसकी CFS से निकल कर आएगी 0। ठीक है, इसकी CFS से 0 निकल कर आएगी, इसकी CFS से 2.4 आएगी। चेक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना, हाँ या ना का।
ठीक, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन, थोड़ी सी मैं आपको टेंशन दे दूं। देखो K2FeCl4, टेंशन है आपके लिए वाकई में। K4FeCl6, मेरे प्यारे बच्चों बस ध्यान रखना, अगर लाइगेंड के नंबर आपको 6 मिल जाए, कंपाउंड आपका हो जाता है क्या, ऑक्टा। ये खैर जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं जानते उसको रट लें, लाइगेंड के नंबर 6 मिलते ही ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, रूल है जी ये। और लाइगेंड के नंबर 4 मिलते ही कंपाउंड हो जाता है टेट्राहेड्रल। समझ में आया, लाइगेंड के नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन अब आपके लिए टेंशन इस तरह बढ़ जाएगी कि वो जो स्प्लिटिंग हो रही थी ना, वो ऑर्बिटल्स टूट रहे थे, वो ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे टूटेंगे, T2G ऊपर EG नीचे। वहाँ क्या था, EG ऊपर T2G नीचे। लेकिन केस ध्यान रखना, ये टेट्राहेड्रल का केस है और वो कहाँ का केस था, ऑक्टाहेड्रल का। यानी लाइगेंड के नंबर 6 मिलेगी तो ऐसे तोड़ना है इन ऑर्बिटल्स को, लाइगेंड के नंबर 4 मिलेगी तो ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है। क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ क्लियर होनी भी चाहिए। क्वेश्चन आता है सर यहाँ EG में एनर्जी ज़्यादा क्यों है और T2G में कम क्यों है ऑक्टाहेड्रल के केस में। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आंसर बताता हूँ इसका। देखो ये 3 बॉक्सेस तो क्या होते हैं, T2G, और ये 2 बॉक्सेस क्या होते हैं, ये जो 2 बॉक्सेस होते हैं EG। जब अभी मैंने आपको इस थ्योरी का मेन पॉइंट बढ़ाया था कि जब लाइगेंड लोन पेयर देने के लिए आता है तो लाइगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन चलता है। फिजिक्स का रूल है, ज़्यादा रिपल्जन ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा रिपल्जन ज़्यादा एनर्जी। आप लोग मैग्नेट भी देखते होंगे, जो मैग्नेट होते हैं ना, ऐसे जब आप करते हो ऐसे, जब वो अट्रैक्शन नहीं करते, रिपल्जन शो करते हैं, तो आप इसको पास लाते हो, लेकिन इसको ऐसे ऐसे करते हो तो ये मिल जाते हैं। अट्रैक्शन में एनर्जी नहीं होती, रिपल्जन में एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा रिपल्जन होगा उतनी एनर्जी होगी। तो EG में, EG थे कौन से, यही तो, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं जब लाइगेंड लोन पेयर लेकर आता है। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा रिपल्जन महसूस करते हैं, ज़्यादा रिपल्जन महसूस करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो इसलिए EG की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो आपको आंसर मिल गया, EG की एनर्जी इसलिए ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्जन फील करते हैं, दे फील मोर रिपल्जन एज कम्पेयर टू T2G। ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि जी टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, आंसर निकल गया, क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिपल्जन महसूस करते हैं, ज़्यादा रिपल्जन फील करते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात। अब आपको फिर से क्वेश्चन K4FeCl4, सॉरी K2FeCl4, इसके क्वेश्चन आ गए भाई, हमें CFS से निकाल के दिखाओ, नो प्रॉब्लम भाइयों। मैंने फिर से आपका काम आसान कर दिया। वही रूल तो वही लगेगा, K2FeCl6 में आपको CFS से निकालनी है, सेंट्रल मेटल एटम उठाना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है, टाइम बचा लिया, खुद लिख देना, लास्ट में यही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बार बार तो लिखने का नहीं। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना एग्जाम में अपने, Fe2 पॉजिटिव का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली करने हैं 2, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा 3d6। ठीक है, फिल करना है 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर दो 1 2 3 4 5 6, इसमें पर इलेक्ट्रॉन कितना काउंट हो रहा था 0.6, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो कितना हो गया 1.8। अरे वाह, इसके अंदर पर इलेक्ट्रॉन कितना काउंट हो रहा था 0.4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो कितना हो जाएगा 1.2। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना 0.6 का, ये CFSE हो गई, CFSE। देखो कितना अजीब सी बात है, मतलब यहाँ 0.6 आई CFSE Fe की, और वहाँ कितनी आई थी 0.4। तो ये आपको तरीका आना चाहिए, और प्लस आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टा कंपाउंड दिया जा रहा है कि टेट्रा। ऑक्टा दिया तो ऐसे और टेट्रा दिया तो ऐसे, है ना, टेट्रा देगा तो ऐसे, और आपको ये इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे। T2G में जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे इतना ही काउंट करना आपको, चाहे ऑक्टा हो चाहे टेट्रा हो। अब ये आपका होमवर्क है। Ni के साथ मैंने 4Cl हो गए तो कौन सा कंपाउंड हो गया, टेट्राहाइड्रल। आपको इसकी CFS से निकालनी है, इतनी आएगी। ठीक, ये आपको करना ही है, ये आपका होमवर्क है, जाके चेक कर लेना कि हाँ इतनी CFS से निकल कर आई है। डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा किसके लिए यूज़ होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, CFSC के लिए। तो T का मतलब है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कंपाउंड की CFSC, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की CFSC, इनमें रिलेशन ही निकल कर आता है।
इसका डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, रट्टाफिकेशन है, रट लेना। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की CFSC में जो रिलेशनशिप है वो ये वाला। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे और वो क्वेश्चन ये है, दिस CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल, देखो कितना लाइगेंड है, 6, बोला नहीं ऑक्टाहेड्रल, ये फिक्स है, 6 लाइगेंड के लिए ऑक्टा ही होता है। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC कितनी है, इतनी, माने डेल्टा ओ, तो ये कितनी है, इतनी दी। दिस CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोल दिया, लाइगेंड के नंबर कितनी होगी, 6, ऐसे पूछेगा। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल की CFSC ये दी हुई है, यानी डेल्टा, डेल्टा नोट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा नोट की वैल्यू इतनी है, डेल्टा टी पूछ रहा है, वैल्यूज रखो और आंसर निकालो। इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 18,000, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2000, 2000 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 8000। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेल्टा टी दे दे, डेल्टा ओ पूछ ले, डेल्टा नोट पूछ ले, मतलब इनमें रिलेशन आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया ना, ये आता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम बढ़ते हैं, अब मैं आपको एक थोड़ा सा और डीप ले जाता हूँ। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि स्प्लिटिंग तो होनी है, ऑर्बिटल तो टूटेगा, ऑर्बिटल तो टूटेगा, और आपके पास अब क्वेश्चन है कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी मेरे पास डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वीक लाइगेंड है। अब ये बात आपको बतानी है कि इन चारों में से क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ध्यान रख लेना। देखो, आप एक तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, वीडियो को पॉज करो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और उसका आंसर दो, क्योंकि आंसर तो मैं आने वाले टाइम में सॉल्व भी कर दूंगा। आपको वीडियो पॉज करके दिमाग लगाना है कि D4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और वीक लाइगेंड है। तो ऑक्टा के केस में क्या होता है, क्या होता है ऑक्टा के केस में, Eg ऊपर T2G नीचे, ये तो होता है। वीक लाइगेंड तो कैसे फिल करूंगा, 1 2 3 4 हो गया। तो T2G में कितना आया, 4, और Eg में कितना आया, 1, इसका मतलब इसका आंसर ये वाला है। ऐसे पूछेगा आपसे वो, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। D4 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अब भैया ऑक्टा जब उसने बोल दिया तो Eg ऊपर T2G नीचे, स्ट्रॉन्ग का केस है तो मैं क्या करूँगा, वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किया था 1 2 3 4, यहाँ ना लिख कर कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। T2G में कितने आ गए, 4, Eg में कुछ नहीं है, इसका आंसर, हाँ गलत हो रहा है ना, इसका आंसर ये आएगा, ये वाला, ये गलत हो गया, इसका आंसर है ये वाला। ठीक है भाई, वीक लाइगेंड था ना, तो 3 इसके अंदर होंगे और 1 इसके अंदर होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो भैया वो कर देता है पेयरिंग, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे T2G में फिल हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। अब इधर आ जाओ, D4 ही है, टेट्राहेड्रल, वीक लाइगेंड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, समझ गए, Eg नीचे T2G ऊपर, तो आप क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग समझदार हैं, ये खुद कर लेना। D4 है, टेट्राहेड्रल है, स्ट्रॉन्ग है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दूंगा, 4 के 4, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, पेयरिंग करा देगा। वैसे D4 का जो ये वाला केस है ना, बहुत मुश्किल से मिला, क्यों, क्योंकि D4 के अंदर पेयरिंग बहुत मुश्किल होती है, इसका आंसर ये है। D4 का ये वाला केस बहुत मुश्किल मुश्किल मिला है, इस पर क्वेश्चन भी कम आते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि D4 का टेट्रा में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं मिला, या पेयरिंग क्यों नहीं हो पाती, सारे इसमें क्यों नहीं आ पाते। इसका आंसर यही है कि इसके अंदर पेयरिंग नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके आधे से ज़्यादा भरे हुए हैं तो पेयरिंग के चांस बन जाते हैं, आधे से कम भरे होने पर आपका लाइगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, ये आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इस फॉर्मूले को याद रखना ज़रूर। अब थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं। वैसे तो कंपाउंड ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है ऑक्टा, उससे कम इम्पोर्टेंट है क्या, टेट्रा, लेकिन आपने एक और भी तो पढ़ा होगा, स्क्वायर प्लेनर, है ना, इसकी भी स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टा की स्प्लिटिंग आप जान गए, Eg ऊपर T2G नीचे, टेट्रा की स्प्लिटिंग जान गए, Eg
नीचे T2G ऊपर, है ना। स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी स्प्लिटिंग कैसे होती है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है आपको। देखो जब आदमी पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बहुत और एडिशन कर ले इस नॉलेज का अपने इसमें दिमाग में। ये देखो ये जो दो बॉक्स है ना इसके, ये ऐसे हो जाएंगे ऐसे, ये और इसकी जो तीन बॉक्स हैं वो ऐसे। ये स्प्लिटिंग इस तरह की, समझ गए, काय में होती है स्क्वायर प्लेनर में। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ पता नहीं एग्जामिनर क्या दे दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इतनी चीज़ पढ़ ली तो उसको याद करने में क्या जा रहा है। ये तो सीधा भाई अपना तो एक उसूल है, हिरन का अगर शिकार करने जा रहे हो तो शेर की गोली साथ में रखो। ये मेरे लिए हिरन है, लेकिन अगर शेर आ गया तो मैं क्या करूँगा, है ना। थैंक यू।